ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे, जो मेरे ट्रेडिंग के रूल हैं, जो मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में सीखे हैं और जिससे मैं एक सफल ट्रेडर, सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल हूँ। तो समझते हैं आगे की बात को। तो हम ये सबसे देखते पहले हैं कि भई ये ट्रेडिंग, मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस ट्रेडिंग की, तो महेश चंद्र कौशिक सर हैं, जिनसे मैंने सीखा, और दूसरे आनंद त्रिपाठी सर, आनंद भाव नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इन दोनों ने जो बातें मुझे ट्रेडिंग के बारे में बताई है अपने चैनल के माध्यम से, उनसे मैंने सीखा है और जिस-जिस चीज़ को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वही मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ, जिनको आप भी अप्लाई करके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला रूल मेरा जो है, वह नो इंट्राडे ट्रेडिंग। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग मैं नहीं करूँगा। क्या होता है इंट्राडे में, आप ये समझिए कि आप कभी ताश खेल रहे हो और सामने वाले को पत्ते दिखाओ इस तरह से, क्योंकि एनएससी का जो डाटा है, टिक बाय टिक डाटा बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता है। वो पेड डाटा होता है, जिससे उन्हें पता रहता है कि किस प्राइस पे किन्होंने कितना ऑर्डर लगाया, कितना खरीद रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि आपने ये खरीद रखा और 3:15 पे आप इसे स्क्वायर ऑफ करोगे, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी पोजीशन को उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको हरा सकते हैं। मार्केट का किसी को पता नहीं है कि एक दिन में वो कितना ऊपर या नीचे जाएगा, तो ये एक बहुत ही रिस्की है, तो मैं इंट्राडे नहीं करा। मैंने स्टार्टिंग में इंट्राडे से किया था। कुछ ट्रेड में मुझे प्रॉफ़िट हुआ, कुछ में मुझे लॉस हुआ, पर एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि जिनमें मुझे प्रॉफ़िट हुआ, उनमें भी मुझे लॉस हो रखा है, क्योंकि इसमें चार्जेज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उन चार्जेज़ की वजह से ओवरऑल चीज़ें लॉस में ही रहती है। तो इंट्राडे मैं बिल्कुल नहीं करता और ये मेरा पहला सेकंड रूल है जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। अगर मैं बात करूँ आनंद सर की, तो वो कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का नशा है, जिससे बर्बाद हो रही दुनिया, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक हेजिंग है। अब हेजिंग क्या होती है? देखो, आप मान लो कि एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हो और इस समय आलू के भाव है ₹10 पर केजी। आपको आलू खरीदने हैं और आप सोच रहे हो कि पूरी साल आपको इसी प्राइस पे मिले, तो आपने किसी आलू बेचने वाले या आलू प्रोड्यूस करने वाले फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे पूरी साल ₹10 पर केजी में आलू चाहिए, चाहे फिर उसके भाव 12 जाए या 8 हो, ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट सेम रहेगी चिप्स बनाने की, राइट? तो ये चीज़ है। अब आपके पास अगर पहले से इन्वेस्टमेंट हो और आप उसके कोई पुट या कॉल बाई कर रहे हो इसके हिसाब से कि भाई आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपको लॉस ना हो, इस तरह के काम है। अब लोग क्या कर रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मेनली ऑप्शन में क्या होता है कि कम कैपिटल के साथ लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं और जिनमें टाइम डीके होता है और टाइम डीके से उनको लॉस होता रहता है। तो ऑप्शन जो है, वो बड़ी कैपिटल वाले को सपोर्ट करते हैं, छोटी कैपिटल वालों के लिए नुकसान होता है, यानी जो ऑप्शन सेलर है उसको फ़ायदा होता है और ऑप्शन बायर को नॉर्मली लॉस ही होता है। आप किसी दिन प्रॉफिट में हो भी गए तो अगले दिन लॉस में हो जाओगे, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में लॉस होता है। बड़े-बड़े ट्रेडर्स का भी आप देखो, सेबी ने डाटा किया है ओपन, जिनका कि बड़े-बड़े ट्रेडर्स ने जो यूट्यूब पे आपको गाइड करते हैं कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करने है, वो खुद लॉस में है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये मेरा सेकंड रूल। थर्ड रूल है, अवॉइड पेनी स्टॉक। मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। क्या मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया? यस, मैंने आर नेवल नाम के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। 1-2 और भी किए थे। अब क्या हुआ कि वो जब अपर सर्किट लग रहे थे तो मैंने देखा, मैं खरीदने की कोशिश करा, अपर सर्किट लग रहे नहीं मिला। 2-3 दिन के बाद थोड़ा-सा अपर सर्किट रिलीज़ हुआ और मैंने खरीद लिया और उसके बाद में लगे लोअर सर्किट। अब बिक नहीं रहा। नीचे आता गया, मैं एवरेज करता गया, बहुत पैसा लग गया। ये समझिए कि मेरी कैपिटल का 100% पैसा केवल एक स्टॉक में लग गया। अब वो ख़त्म हो सकता था, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, मैंने नो प्रॉफ़िट नो लॉस या थोड़े बहुत लॉस में मैंने उसको बेचा। मैंने 1-2 और खरीदे, 1-2 और खरीदे, इन सब में ये है और तब से मैंने रूल बना लिया, पेनी स्टॉक नहीं खरीदे। पेनी स्टॉक में क्या होता है कि लिक्विडिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है, कोई भी 5-10 लाख रुपए लगा के उनको चला नीचे के लेवल पे चलाते हैं, न्यूज़ क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जब वो ऊपर जाते हैं, क्या होगा, वो बेच के निकल जाते हैं।
ये होता है पेनी स्टॉक्स में, राइट? तो आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं करता, मेरा ये फोर्थ रूल जो मैंने अभी लेटेस्टली बनाया है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करता। देखो आप समझिए, मान लेते हैं आपने पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने नहीं कर रखा था और वो लगातार गिर रहा होता, फिर आप एवरेज करते तो भी बुरी हालत में। मैंने डेल्टा कोर नाम की एक कंपनी में और वो जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाती है, मुझे लगा कि अच्छा है, लोग आजकल सब बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा चलेगा, है ना? जुआ खेल रहे हैं, सबको जल्दी अमीर होना है, तो ये कंपनी कमाएगी। गवर्नमेंट ने उस पे लगाया टैक्स, फिर जितना उसका टर्नओवर था, उस कंपनी की जो ट्रेड वैल्यू थी, उस पे 28% जीएसटी लगा दिया, कंपनी गिरने लगी और मैंने लॉस बुक किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे डिसाइड किया। गवर्नमेंट एक रूल चेंज करती है, पूरे के पूरे स्टॉक को खत्म कर सकती है। ये हुआ। पेटीएम के साथ आपने देखा क्या हुआ, है ना? ऐसे मैंने 1-2 और स्टॉक ले रखे हैं, जिनमें मुझे इस तरह से लॉस था, या किसी में मैं लॉस था, साल 2 साल तक वेट किया और फिर कोस्ट टू कोस्ट निकाला। क्योंकि आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और वो 20 या 30% लॉस में हो जाता है, कब? जब आपने उसमें एवरेज कर लिया है। उसके बावजूद वो 20-30% आप उसको 12 महीने होल्ड करते हो, 2 साल होल्ड करते हो, जिससे वो प्रॉफिट आता है, कोस्ट टू कोस्ट आता है, 5% प्रॉफिट आएगा तो आप बेच के निकल जाओगे और इंडिविजुअल स्टॉक में आपको गिनने पे खरीद नहीं पाओगे, ज़्यादा नहीं खरीद पाओगे, आपको डर लगेगा। तो मैंने ये रूल बना लिया कि अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, करंटली मेरे पास 2-3 इंडिविजुअल स्टॉक है, इन्वेस्टेड है। रीज़न वही है कि वो लॉस में है और मैं वेट करूँगा उनके प्रॉफिट आने का और तब मैं उनसे एग्ज़िट कर दूँगा। पर मैं आगे किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये मेरा रूल है। आप इससे एग्री ना करो, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, करना ही चाहिए, तो आप कर सकते हो। मैं इस फिफ्थ मेरा जो रूल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 5 है, नो लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता। मैं नहीं मानता हूँ कि एक स्टॉक को खरीदा, वो गिर जाए, मैं कहूँ ये लॉन्ग टर्म है ना? फिर वो प्रॉफिट में आए, मैं उसको बेचूँ, ना बेचूँ, 20% प्रॉफिट मुझे दिखाई दे और फिर 20% लॉस दिखाने दे। मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। मुझे अगर प्रॉफिट मिल रहा है 3 से 5% का, मैं बुक करता हूँ, फिर मैं नए सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म के में मेरा पोर्टफोलियो चाहिए, कोई स्टॉक नहीं चाहिए। मुझे मेरा कैपिटल लॉन्ग टर्म चाहिए, तो मैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ऐसा होता है, आपका कोई स्टॉक आपने खरीदा, 20% प्रॉफिट में है, फिर वो गिर गया, आप 10% पे हो, फिर आप टेंशन में हो, फिर आप प्रॉफिट बुक करते हो। कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म की बातें साइड में रखी जाती है। मैंने अच्छे-अच्छे व्यूअर्स का देखा है, एक बार वो उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं, ये अच्छा है, फिर कहते हैं कि ये मैं धीरे-धीरे से अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर रहा हूँ। क्यों? जब आप कह रहे हो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया और वो 20% 30% लॉस में चल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो सिंपल है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना बहुत मुश्किल है जब वो लॉस में जाने लगे, और प्रॉफिट में है तब और भी मुश्किल है, क्योंकि आपका 20% 40% प्रॉफिट नीचे आता है, तो टेंशन होने लगती है, फिर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो मैं कोई लॉन्ग टर्म नहीं रखता, मैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग का रूल रख नेक्स्ट रूल है मेरा, नॉट स्टॉक्स। यानी मैं जो भी खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ, सबको पता है, हमारा चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग है, तो मैं ईटीएफ ही खरीदता हूँ। स्टॉक जो है वो मेरा नहीं, बल्कि मेरा पोर्टफोलियो मल्टीबैगर होना चाहिए। मैंने 2 स्टॉक्स खरीदे हैं जिनको मैंने मल्टीबैगर के हिसाब से रिसर्च की थी स्क्रीनर पे, वो आए और वो चले। एक पे मैंने 52% का प्रॉफिट बुक किया, एक पे 60% का, और अगर मैं आज तक प्रॉफिट बुक नहीं करता तो वो दोनों मुझे 100% से ज़्यादा प्रॉफिट दे। प्रॉब्लम यही है कि जब पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 50% बढ़ गया और फिर वो 10% नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम बुक कर लेते हैं। नहीं रहता हमसे मल्टीबैगर का वेट, है ना? हमको नहीं पता एक छोटी सी कंपनी में कल क्या हो जाए, है ना? कंपनी के मालिक बेच के निकल जाएँगे, 3 महीने बाद क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा और उस क्वार्टर में बेचा और उसका रिज़ल्ट उन्होंने 1 से डेढ़ महीने लेट दिया, तो साढ़े 4 महीने बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या। किसी बड़े इन्वेस्टर को देखा, वो बेच के निकल गया, आपको पता नहीं है। तो ना तो आपको किसी छोटे स्टॉक में मल्टीबैगर ढूँढना, ना पेनी स्टॉक ढूँढना, ना इंडिविजुअल स्टॉक ढूँढना। क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो लेट आती है। किसी कंपनी का हम देखते हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। बाद में पता चलता है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। किसी कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है, 4 दिन 5 दिन से पहले ही स्टॉक गिरने लग जाता है। बाद में पता चलता है कि रिज़ल्ट खराब आया। तो किसी को तो पहले पता था ना कि रिज़ल्ट खराब आएगा, किसी को तो पता था ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यही हमारे साथ होगा। हमें थोड़ी पता है कि अच्छा है, बुरा है। हमें तो बाद में पता चलता है, तो हम तो तब तक चेंज हो जाती है सिचुएशन। तो हमें सिंपल तरीका रखना है, मार्केट
फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आगे क्या होने वाला है उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और इंटरप्रेटर उसने पहले कर लिया तो हमें पता नहीं है, तो हम तो इंडिविजुअल स्टॉक में जाते ही नहीं है। सरकार कोई रूल चेंज करे, कोई कंपनी भागे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम ईटीएफ वाले हैं, हम केवल ईटीएफ में ट्रेड। मेरे लिए खुद के लिए बहुत टफ रूल है कि लोन नहीं लेना, केवल कैश में ट्रेड करना। मैंने खुद ने कई बार सोचा लोन लेके इन्वेस्ट करने का, और मैंने एमटीएफ मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी के हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में अकाउंट भी खुलवा लिया, पर मैंने ट्रेड नहीं किया। ये मेरा 7th रूल है। मेरे मन में कई बार होता है कि मैं कहीं से पैसे लूँ, मैं 20-25% तो जनरेट कर ही रहा हूँ मार्केट से, तो अगर मैं कहीं से 10% से 12% से इंटरेस्ट पे लूँ तो अच्छा है। मैं एमटीएफ कर लूँ, एमटीएफ तो फिर भी देखो एमटीएफ में प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगा होता है ना? जब मार्केट डाउन फेज में आएगा तब एमटीएफ वाली आपकी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये तो वैसे ही नहीं करना। आप बाहर से मार्केट से पैसे लेके कर रहे हो, वहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि मार्केट में जब सब अच्छा चल रहा होता है, जब भी अभी आप देखोगे बुल फेज चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, ये इतना रिटर्न दे दिया, ये सारे रिटर्न गायब हो जाएंगे जब बियर फेज आएगा, है ना? मैंने मेरे मार्केट में स्टार्टिंग में बियर फेज देखा 1 साल का, फिर दूसरे साल में बुल फेज देखा। मैंने दोनों साल से कुछ सीखा। अब इस बियर फेज में मैं स्टॉक्स में था, पर मैं इस बुल फेज में मैं ज़्यादा सेफ जगह ईटीएफ में हूँ, क्योंकि ईटीएफ अभी भी अच्छा है, भविष्य में भी अच्छा होगा। जब कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, जब लोग निश्चित नहीं है कि कौन सा स्टॉक चलेगा, तब वो इंडेक्स फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ईटीएफ में जाएंगे, और धीरे धीरे ईटीएफ इतना फेमस हो रहा है कि हर कोई ईटीएफ पे आ रहा है। तो ईटीएफ ही फ्यूचर है, और लोन से बिल्कुल ही नहीं करना, केवल कैश, जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है वो लो, है ना? उसमें आप लॉस है बैठे रहोगे, वेट कर लोगे, पर जो लोन लेके लाए हो उसमें आप वेट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको लोन देना है, चुकाना है। जिससे आपने लोन लिया उसको पता चल गया कि आपने स्टॉक मार्केट में लगा रखा है और स्टॉक मार्केट गिर गया है तो पीछे पड़ जाएगा, है ना? तो लोन से बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये मेरा रूल है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस रूल को आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो, चाहे कोई रूल फॉलो करो या स्विंग ट्रेड इन ईटीएफ। मैं ईटीएफ में स्विंग ट्रेड करता हूँ। मेरी 2 स्ट्रेटजीज हैं जिनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक का नाम सुपर शॉप है और दूसरी का नाम सुपर एसआईपी है, जिनके ज़रिए मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? मुझे कोई टेंशन नहीं है, ईटीएफ खरीदता हूँ, गिर जाए, फिर खरीदता हूँ, गिर जाए और खरीद जाऊँ, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ते जाने दो। स्विंग करना है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बुक करो, नीचे आ रहा है, फिर खरीदो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है। केवल ईटीएफ में ट्रेड करेंगे, किसी स्टॉक में आप खरीद लो और वो गिर जाए तो आप नहीं खरीद पाए। ईटीएफ में खरीद लो, 10% गिर जाए, कॉन्फिडेंस में रहो, उठेगा। पहली बात तो ईटीएफ 10% गिरेंगे नहीं, और मैं तो वेट करता हूँ किसी दिन कोई ईटीएफ 10% गिर जाए, कोई 50% गिर जाए, 100% गिर जाए, है ना? टेंशन ही नहीं है, बस गिरते नहीं है ईटीएफ इतने, है ना? गिर जाए अच्छी बात है। हम अगर कोई ईटीएफ 10% गिर गया तो 11% के आसपास रिटर्न देगा जब ओरिजिनल प्राइस पे पहुंचेगा। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। स्टार्टिंग में नहीं किया, मैंने बताया ना, मेरे एक स्टॉक में 100% कैपिटल गया, अब मेरे एक स्टॉक में लगते हैं 2.5% कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं लगती। मैं अपनी कैपिटल के 40 टुकड़े करता हूँ, एक बार में एक ही टुकड़े से इन्वेस्ट करता हूँ। गिर जाए, ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ, मैं दूसरा टुकड़ा लगा और गिर गई वो ईटीएफ और लगा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर नॉर्मली 2 या 3 से ज़्यादा बार नहीं गिरती, तो मैक्सिमम 7.5% से ज़्यादा किसी में नहीं जा रहा, किसी एक इंडिविजुअल ईटीएफ में। पहली बात तो ईटीएफ एक स्टॉक नहीं है, एक तरह का म्यूचुअल फंड है, कई सारे स्टॉक्स उसमें है। और दूसरा, मैं कभी भी 2.5% ज़्यादा एक बार में नहीं लगाता। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कर रहे हो, आप ये रखो, अपनी कैपिटल के 40 टुकड़े करके रखो, एक बार में एक टुकड़ा ही लगाना है। आपको कितना कॉन्फिडेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताऊँ, मेरा जो 2 स्टॉक जिन्होंने 52 एंड 60% रिटर्न दिए थे, उनमें भी मेरी एक ट्रेड ही, यानी मेरी स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती थी वो 5000 के आस-पास थी, मैंने 5000 ही लगाया। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, वो ज़ीरो भी हो सकते थे, 50% डाउन भी जा सकते थे, वो ऐसे ही स्टॉक थे, राइट? अगला रूल सबसे इम्पोर्टेंट, रूल नंबर 10, प्री डिफाइंड रूल, बाई, एवरेज एंड सेल। मैं मेरी 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सुपर सोप एंड सुपर एसआईपी से ट्रेड करता हूँ। इनके रूल बने हुए हैं कि बाई कैसे होगा, एवरेज कैसे होगा, सेल कैसे होगा।
मेरी गूगल शीट बनी हुई है, जो मुझे बताती है कि आज ये खरीद लो, ये बेच लो। मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं देखता ही नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर है कि नीचे, निफ्टी ऊपर गया, नीचे गया, क्यों नीचे गया, मुझे किसी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरी गूगल शीट मुझे रूल के अनुसार कुछ कैलकुलेट करके बताए। पहली बात तो हम ईटीएफ में हैं, इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं है, गिरे तो खरीदो, गिरे तो खरीदो, सिंपल रूल। फिर मैं अपनी उस शीट के अकॉर्डिंग ही बाई सेल करता हूँ। उस सीट के बाहर जाके मैं कोई बाय सेल नहीं करता, मैं कोई इमोशन नहीं जोड़ता। सिंपल है, रूल कह रहा है खरीदो, खरीदो, रूल कह रहा है बेचो, बेचो, आगे दिमाग नहीं लगा। कई बार आपको ऐसा होता है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, अभी कुछ दिनों से गोल्ड और सिल्वर नीचे चल रहे थे, तो मेरी सीट ने 3 टाइप के हम गोल्ड खरीद रहे हैं, 3 टाइप के सिल्वर खरीद रहे हैं। मेरी ईटीएफ शॉप ने इनको 2-2 बार रिकमेंड कर दिया, है ना? जो भी एक बार बाय करवा दिया, एक बार एवरेज करा दिया, तो 6 लॉट लग गए, राइट? यानी मेरे 40 पार्ट में से 6 पार्ट इन्हीं में लग गए। एक आधी बार और गिर गया तो मान लेते हैं 7 या 8 लॉट लग गए। ऐसे मेरा हैंसेंग वी में लग गए थे 5-6 लॉट लग गए, है ना? केवल एक में लगे, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि हैंसेंग वीक का नीचे वाले 2 लॉट 3 लॉट में मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है, राइट? अब मेरे शायद 2 या 3 लोट अभी भी लॉस में है। तो मैं बाई सेल एवरेज के जो रूल है उसको फ़ॉलो करता हूँ। जो रूल है वो मैंने अच्छे से समझे, मैंने बनाए, मैंने अपडेट किए हैं, मैंने सीखे हैं और मैंने उनको अपडेट किया है। और आप भी देख सकते हो मेरे चैनल्स पे जाके आप उन्हें फ़ॉलो करो, उनके आधार पे ट्रेडिंग करो, देखो कि आपको आराम से कॉन्फिडेंस रहेगा। रूल जो कह रहा है वो है, बाकी कुछ नहीं समझना, राइट? तो ये भी है, आप किसी और मेथड से ट्रेड करते हो, मान लो मेरी मेथड है जो उनसे ना ट्रेड करके आप किसी और मेथड से ट्रेड कर रहे हो, तो भी आप ये रूल बनाओ, अपने रूल के अनुसार बाई, एवरेज और सेल करो, उनसे बाहर मत जाओ। इमोशन को साथ में मत रखो, ट्रेडिंग इमोशन का काम नहीं, मार्केट ऐसे ही चलेगा, राइट? आप यहाँ तो हो जाते हो फुल कॉन्फिडेंस में खरीद लेते हैं और यहाँ जाते कहते हो सब बेच के निकल लेते हैं, मार्केट जुआ है, ऐसा नहीं करना। आपके रूल कहते हैं कि यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, तो बस रूल को फॉलो करो और किसी चीज़ को अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, रूल नंबर क्या है? नो स्टॉप लॉस। मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। आपको पता है ये स्टॉप लॉस वाली जो थ्योरी है, वो क्या है? एसएल ले लिया। जितने भी आप टेक्निकल पढ़ते हो कि भई ये कैंडल जाएगी, यहाँ ये कैंडल बनी है, मैंने भी सीखे। अब मैं यूज़ नहीं करता। तो यहाँ इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ ये इसका लो आपका स्टॉप लॉस है और अब आप यहाँ पे पोज़ीशन बनाओगे, बना ली, मार्केट ऊपर गया, ये बात आपको भी पता है, ऑपरेटर को भी पता है कि ये आपका स्टॉप लॉस है। ये क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा, आप बेच के निकल लें। ये यहाँ से खरीदा, वापस ले गए। फिर से ऐसा कोई ब्रेकआउट बना, फिर आपने ये स्टॉप ले, आपका स्टॉप लॉस ही तरीका है बड़े लोगों के पैसे कमाने का। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं। आपके अकाउंट में एक दिखता है नोशनल लॉस, क्या दिखता है? नोशनल। जाइए गूगल पे पढ़िए नोशनल का मतलब क्या हो, डिक्शनरी पे देखिए नोशनल का मतलब क्या था। नोशनल का मतलब था ख़याली, जो रियल नहीं है। जो लॉस रियल नहीं है, उसको रियल क्यों मान रहे हो? अब सोचो, आपने एक प्लॉट खरीदा, कितने का? 10 लाख का, खरीदा। दूसरे दिन कोई आदमी आया और उसने आपको कहा कि ये तो बहुत ही खराब जगह है ये प्लॉट और इसकी सही कीमत जो है वो 8 लाख है। और आपने घर में मातम मचा दिया, है ना? आप रो रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके 2 लाख का लॉस हुआ। हुआ? नहीं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने 10 लाख का खरीदा, ये 10 लाख का है। कहने वाला कौन है? मार्केट में भी यही है। जब आपका कोई पोर्टफोलियो, आपने कोई स्टॉक खरीदा ₹40 में और मार्केट कह रहा है ये ₹30 का हो गया, तो वो ₹30 का नहीं हुआ। मार्केट वो प्राइस ऑफ़र कर रहा है ₹30 का, वो लॉस नहीं है, वो नोशनल लॉस है। आपने अगर उसे बेच दिया है 30 में, तब वो लॉस है। आपने बेचा ही नहीं। आपने 10 लाख का प्लॉट भी 8 लाख में बेच दिया, तब तो 2 लाख का लॉस हुआ ना। कोई पड़ोसी कह रहा है नहीं ये तो 8 लाख का है, कोई कह रहा है 5 लाख का है, तो क्या मान लोगे आप? कोई माहौल बना रहा है कि ये 8 लाख का है, आप डर के बेच दो, इसलिए कोई माहौल बना रहा है। ऑपरेटर क्या कर रहा है? किसी चीज़ की कीमत को कम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको माहौल बनाना, उसे 30 में खरीदना है और उसने माहौल बना दिया और आप माहौल से डर गए। क्यों डर रहे हो? तो नोशनल लॉस जो है वो रियल लॉस नहीं। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि मैं ईटीएफ में लगाता हूँ। स्टॉप लॉस है कोई कंपनी पूरी ही भाग गई, किसी कंपनी को लॉस होने लग गया, आज उसकी कीमत ज़्यादा थी, कल खराब हो गई। आप कोई सब्ज़ी खरीद के नहीं बैठे हो कि शाम तक नहीं बेची तो सड़ जाएगी। आप ईटीएफ खरीद के बेचे हो, वो नहीं सड़ने वाली है। रखो उसको, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफ़िट वो देगी। तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। हाँ, आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपको स्टॉप लॉस की कहती है तो रखो। मेरी स्ट्रैटेजी में कोई स्टॉप लॉस का सिस्टम नहीं है।
पड़े रहते हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, बस लॉस में नहीं बेचेंगे। नीचे गिरेगा, एवरेज का रूल कहेगा एवरेज करो, पैसे होंगे खरीदेंगे, पैसे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, वेट करेंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए है या नहीं है, आप कमेंट में ज़रूर। नो फ़ियर, नो ग्रीड। ना तो आपको डरना है, ना आपको लालच करनी है। मैंने कोई ईटीएफ खरीदा और वो 5% गिर गया, बेसिक रूल कहता है एवरेज करो, मैंने एवरेज किया, फिर गिरा, मैंने फिर एवरेज किया, फिर बढ़ा। मैं टेंशन नहीं ले रहा, मेरे कोई डर नहीं है। स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया। मेरा रूल कह रहे हैं कि प्रॉफ़िट आ गया बेच दो, मैं बेच दूँगा। मैं कोई ग्रीड नहीं करूँगा, मैं नहीं देखूँगा कि पैटर्न क्या कहता है, न्यूज़ क्या कहती है, वॉल्यूम कितना है, क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा रूल कहता है बेच दो, मैं बेच दूँगा, कोई ग्रीड नहीं है, कोई फ़ियर नहीं है। मेरा क्या होता है किसी एक स्टॉक ऊपर जाएगा, वहाँ बेच दूँगा, मेरी सीट किसी नीचे वाले को खरीदने का कहेगा, मैं खरीद दूँगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा। मेरे खरीदने-बेचने का ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। मैं ये गैप कमाता जाऊँगा। बस मुझे इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, है ना? मेरे को कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को ग्रिड नहीं चाहिए, 10% मिल गया किसी दिन गलती से मैं बेच दूँगा। मैंने एक दिन सीबीएसई ईटीएफ खरीदा और वो गिर गया, राइट? तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग उसमें मैं एवरेज नहीं कर सकता था क्योंकि मैं 5 दिन से पहले एवरेज नहीं करता हूँ। मेरे खरीदने के अगले दिन से गिरा। 5 दिन बाद मैंने एवरेज किया, सुबह एवरेज किया, शाम तक वो मुझे कुछ प्रॉफ़िट दे रहा था। दूसरे दिन जब मार्केट खुला, तो मुझे 5% के आस-पास प्रॉफ़िट दिया, मैंने बेच दिया। यानी मैंने एक पहले दिन खरीदा और दूसरे दिन मैंने सुबह बेच दिया। पहले दिन सुबह 9 साढ़े 9 खरीदा होगा और साढ़े 9 10 बजे साढ़े 9 के आस-पास ही मैंने खरीदा और साढ़े 9 के आस-पास बेचा। मैंने 24 घंटे में उसमें प्रॉफ़िट किया। मैं वेट नहीं करूँगा वो आगे जाएगा, गिरेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक लॉट अभी भी उसमें है, जो मुझे उतना प्रॉफ़िट नहीं दे रहा जितना मेरा टारगेट है। अगर वो टारगेट पे पहुँचेगा मैं बेच दूँगा। बस मुझे नहीं मतलब कि वो मल्टीबैगर बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, राइट? मेरा सिंपल लॉजिक है। अगला लॉजिक मेरा है कैश इज़ नॉट एनिमी। ये मैंने अभी लेटेस्टली समझा है महेश सर से। वो कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है और अब आपके किसी भी सिस्टम से कोई बाइंग नहीं आ रही और तब आपको लगता है कि ये पैसे जो मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको डाल दिया है कहाँ? अकाउंट में और वहाँ हमको कोई 2 ढाई % के आस-पास का इंटरेस्ट मिलेगा। कोई मतलब नहीं है मार्केट में डालता तो 30, 40, 50% बढ़ जाता है। क्योंकि आपको कोई इंडेक्स दिखाता है, देखो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 40% दिया। अरे दे दिया, अब देगा कि नहीं देगा किसको गारंटी? भई 1 साल पहले जब वो इंडेक्स 30% माइनस बता रही थी, तब तो कोई नहीं कह रहा था कि ये 30% माइनस में है, इसको खरीद लो। अब कह रहे हैं कि खरीदो। तो आपको लगता है कि ये आपका जो अकाउंट में पैसा है वो दुश्मन है और आप उठा के डालते हो उसमें, कितनी 40%। वो थोड़ी-सी गिरती है और 10% लॉस में आ जाती है, राइट? अब चिल्ला रहे हो कि 10% लॉस हो गया। हाँ, वो तब फिर बता रहा है कि देखो इस इंडेक्स ने 1 साल में 30% है। क्या हुआ? 40 का 30 हो गया। पर आपका तो -10 है ना। आपको तभी खरीदना है जब आपका सिस्टम कहे खरीदो। आपको तब बिल्कुल नहीं खरीदना जब आपके पास पैसा पड़ा हो। कैश रखो 2.5% अच्छा है। टेंशन नहीं है, खुश रहो, है ना? ज़्यादा चाहिए तो एफडी कर दो, शॉर्ट टर्म की कर दो, छोटी-छोटी एफडी कर दो, एक 6 महीने की, एक 4 महीने की, एक 3 महीने की। मिल जाएगी उनमें भी ठीक-ठाक 5% साढ़े 5% का रिटर्न मिल जाएगा, है ना? आप कोई गिल्ट फंड ले लो, है ना? अभी मैं गिल्ट फंड मैंने आज ही पहला गिल्ट फंड लिया है, अभी तक मैंने नहीं लिया था, तो मैं अब इस चीज़ को भी समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे खुद को नहीं पता था कि कैश है एनिमी नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने ये अपना ली है। पैसा आपका दुश्मन नहीं है, आप उसे स्टोर रखो क्योंकि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपका थोड़ा पैसा कैश में भी रहना चाहिए, राइट? अगला रूल है मेरा, आप इसे रूल कहो ना कहो, मैं कह रहा हूँ नो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आपको दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे नहीं सोचना है। मैंने क्या-क्या किया मैं बताऊँ? मैंने इंट्राडे किया, लॉस। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की, लॉस। मैंने बिटकॉइन किया, लॉस। मैं बिटकॉइन का कोई प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ ऑप्शन सेलिंग करने लग गया था क्योंकि उसपे 50x का मार्जिन मिल रहा है, 50x। 50x मार्जिन मिल रहा है तो सही था। मैंने ₹1000 के आस-पास का किया और $10 के आस-पास मुझे मिले, राइट? और मैंने कुछ ही दिनों में 2-3 दिन में $20 कर लिए। मैं कैलकुलेशन करने लगा कि 10 के 20, 20 के 40, 40 के 80 ये लो $1000 हो गए, है ना? 12 महीने में। ज़ोरदार सा काम चल रहा था और वो 10 के 20 हुए और थोड़े दिनों में 10 के
20 के 0 हुए, राइट? मैं वो नहीं कर रहा। मैंने यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, है ना? आईएनडी मनी नाम के ऐप के ज़रिए। आपको क्या करते हैं देखो, यूट्यूबर जो है आपके फिन इन्फ्लुएंसर, है ना? फिनफ्लुएंसर जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, रेफरल से कमाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी तरह का आपको कोई रेफरल ना दूँ, है ना? मैं चाहता हूँ मेरा चैनल कितना ही ग्रो हो जाए, मैं आपको कोई रेफरल नहीं दूँ। मैंने देखा है महेश सर का, मैंने कोई रेफरल नहीं देखा। महेश सर को ही फॉलो करके बने हैं। कृष्णा सर का फायर इंडिया, कोई रेफरल नहीं देखा। मैंने आनंद त्रिपाठी सर का देखा, कोई रेफरल नहीं। अच्छे लोग आपको रेफरल नहीं दे रहे, वो आपको कोई कूपन नहीं बेच रहे, कोई लिंक नहीं बेच रहे, 200 250 500 नहीं कमा रहे हो आपसे, है ना? वो आपको अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैंने देखा है कि इन्होंने किन्होंने भी कोई रेफरल नहीं दिया। मैं कभी भी रेफरल नहीं दूंगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया जाता है। जैसे मैंने एक पीयर टू पीयर लेंडिंग पे भी इन्वेस्ट किया था, 12% क्लब। मैंने देखा कि जहाँ मेरा पैसा जा रहा है उन लोगों को 35% टू 50% तक पैसा दिया जा रहा है। और उनको कितना दिया जा रहा है, किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख। जिन लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही उनको वो प्लेटफॉर्म 50 लाख रुपए दे रहा है इस रेट पे। हमको कितना दे रहा था वो, 12%। रिस्क किसकी, पूरी हमारी, अगर वो ना डिफॉल्ट कर जाए तो। और वो डिफॉल्ट करेगा, कर जाए नहीं, वो डिफॉल्ट करेगा। क्योंकि जिस आदमी ने इतना बड़ा पैसा ले रखा है ऐसे प्लेटफॉर्म से पीयर टू पीयर, तो वो डेफिनेटली डिफॉल्ट ही करेगा। तो ऐसी चीज़ों में नहीं है। किसी ने कहा कि भाई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कर दिया, अच्छा रिटर्न है, बाद में समझ में आया इतने झंझट है ना? मुझे पता है मेरा अकाउंट कितनी मुश्किल से बंद हुआ है यूएस मार्केट का, जो मैंने खोल लिया था, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो मैं किसी तरह कहता रहूँ, अल्टरनेट इंटरेस्ट है, कोई कहेगा डिस्काउंट वाले में कर लो, कोई कह रहा है इसमें कर लो, है ना? एक होता है डिस्काउंट इन्वेस्टिंग, है ना? इनोवेस इन्वेस्टिंग होती है, ऐसे कई चीज़ें होती है। मैं किसी अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टॉक में नहीं कर रहा, मैं म्यूचुअल फंड है मेरे पास अभी, पर मेरा इस पे भी हटने का प्लान। मैं कह रहा हूँ कि बस मुझे केवल एक ही इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, वो है ईटीएफ। इन अगर दुनिया में कहीं कुछ अच्छा होगा तो उसका ईटीएफ आ जाएगा। भाई यूएस में अभी आया ना बिटकॉइन का ईटीएफ, तो अगर ज़रूरत होगी तो इंडिया में भी बिटकॉइन का ईटीएफ आ जाएगा, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मन है, पर कब? जब वो बिटकॉइन का ईटीएफ आ जाएगा, राइट? नहीं आएगा कोई बात नहीं, क्योंकि एक हमें किसी अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का झंझट नहीं पालना। अपनी स्ट्रेटेजी को सही रखना है ताकि आप अपनी नौकरी कर सको और दिन में आप 5-10 मिनट दो और उस 5-10 मिनट में आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर लो, राइट? ये प्लान रहना चाहिए और ये मेरा प्लान है। ये रूल है, रूल नंबर 15, कमाओ और कमाने दो। ये है आनंद सर का वाक्य, है ना? उनकी टैग लाइन है आनंद भाव, उनका चैनल, तो वो बोलते हैं। मैंने समझा इसका बहुत महत्व है इस वर्ड का, कमाओ और कमाने दो का। मान लेते हैं कि मैंने कुछ खरीदा 40 रुपए में और वो हो गया 43 रुपए। मैंने बेच दिया, मुझे लगा कि ठीक है मेरा 7.5% का आसपास का प्रॉफिट है, मैं बेच देता हूँ। फिर अगले दिन मैंने देखा वो 48 रुपए हो गया। अब मैं दुखी हो रहा हूँ, किस लिए? कि यार ये 5 रुपए और कमा लेता। होता है, आप लोगों के साथ भी होगा। आपने क्या चाहा, कमाओ और कमाने ना दो, ये चाह रहे हो। मतलब आप चाह रहे हो कि कोई स्टॉक आपने खरीदा, वो ऊपर बढ़ा, आपने बेच दिया, बस आपके बेचते ही वो मुंह नीचे कर ले। क्यों? भाई आपने अपने भाग्य का कमा लिया है। आपके भाग्य में जितनी लक्ष्मी लिखी थी वो आपने ले ली। आपसे जिसने खरीदा उसको भी कमाने का हक है, उसे भी कमाने दो, है ना? तो आपको ये नहीं सोचना कि आपके बेचते ही कोई स्टॉक नीचे मुँह करे। उम्मीद करो कि जिसने आपसे खरीदा है, आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे होलसेलर कुछ खरीद के लाया, राइट? होलसेलर फिर वो रिटेलर को बेचता है, तो होलसेलर के मन में क्या होता है कि रिटेलर कुछ कमाए, तभी तो होलसेलर का काम बढ़ेगा। आप होलसेलर बनो, आप मन में ये रखो कि आप जिसको बेचो वो भी कुछ ना कुछ कमाए। आप जहाँ बेचो वहाँ से बिल्कुल स्टॉक नहीं घूमना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, ये मनसा रखो। और मैंने इसे बना लिया सुख के। इसका एक फ़ायदा होने लगा मुझे। कभी कभी टेंशन होती थी, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे मल्टीबैगर 60% रिटर्न के बाद 100% पे पहुंच गए, तो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि भाई रुक जाते हैं। फिर समझ आया नहीं रुकना। मेरे भाग्य में जो थी लक्ष्मी वो मुझे मिली, उसके आगे हो सकता है वो घूम जाता, है ना? मेरा लालच आता, तो मैंने लालच नहीं किया। मैंने कमाया और दूसरे को भी कमाने दिया और बुरा नहीं लगना चाहिए बेचने के बाद। आपको ना तो बॉटम पकड़ना है किसी स्टॉक का और ना ही आपको किसी स्टॉक का
टॉप पकड़ना है, स्टॉक यहाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ के लिए नहीं हो आप इसके बीच में कहीं के लिए हो। आपने यहाँ से खरीद लिया, कोई बात नहीं, नीचे गया, यहाँ पे बेच दिया। आपको तो बस अपना ये हिस्सा चाहिए। वेट ज़्यादा करना पड़ गया, आपने यहाँ से खरीदा तो यहाँ बेच दिया, मान लो गलती से यहाँ से खरीद लिया तो यहाँ बेच दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किसी स्टॉक को यहाँ खरीद लिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ जाए तब बेच देंगे। जाएगा कब? जब आप ईटीएफ में हो, तब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ऊपर जाएगा। आप किसी स्टॉक में हो तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। जब पेटीएम 20% गिर रहा था, दूसरे दिन 20 गिर रहा, तीसरे दिन गिरा, कईयों ने यहाँ खरीदा होगे, पर डर तो लगने लगा, कईयों ने यहाँ खरीद के यहाँ बेच दिया होगा। फिर वो थोड़ा-सा बढ़ा 10%, किसी ने खरीदा, फिर वो वापस से 4% नीचे आ गया होगा। ऐसा ही चलता है ना? ऐसे ही चलता है। ईटीएफ में ऐसे नहीं चलता। इतना आसान नहीं है कि ऐसे वहाँ हर कहीं नीचे 2 बार लोअर सर्किट लग जाए, 3 बार लोअर सर्किट लग जाए, है ना? किसी ईटीएफ में लोअर सर्किट लगाने के लिए पूरी इंडिया को नीचे आना पड़ेगा और वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है? अब देखो भई, मेरा बिलीव है, क्या है मेरा बिलीव? कि ईटीएफ है वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब देखो बहुत सारे ईटीएफ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, उनका एयूएम बढ़ गया है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो मैं खुद सोच रहा हूँ कि 2-3 तरह के ईटीएफ इंडिया में और होने चाहिए। जैसे एक करेंसी ईटीएफ होना चाहिए, जैसे डॉलर का ईटीएफ आ जाए, और भी जो करेंसी अच्छी है, मुझे नहीं पता कौन सी करेंसी है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो अच्छी है वो आ जाए। अब देखो कभी भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो पहले उसमें इंडेक्स बनता है उस फील्ड का, राइट? फिर उसका कोई म्यूचुअल फंड आता है, फिर उसका ईटीएफ आता है। यानी आप देखो, हमें नहीं सेलेक्ट करना कि क्या अच्छा है, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, कोई आइडिया अच्छा ही नहीं होगा तो उसका इंडेक्स ही नहीं बनेगा, इंडेक्स नहीं बनेगा तो म्यूचुअल फंड नहीं होगा, म्यूचुअल फंड नहीं होगा तो ईटीएफ तक की बात ही नहीं आएगी। तो सबसे टॉप लेवल की क्वालिटी की चीज़ बन के ईटीएफ तक पहुँचती है तो वो अच्छी तो होगी। मैं सोचता हूँ कि एक करेंसी ईटीएफ हो जाए, एक देखो मेरा मन है कि बिटकॉइन का ईटीएफ हो जाए, मेरा एक मन है कि एक रियल एस्टेट का ईटीएफ हो जाए, क्योंकि हमको चाहिए अलग-अलग तरह का डाइवर्सिटी। मेरी स्ट्रेटजी इस पे काम करती है कि डिफरेंट एसेट क्लास होनी चाहिए, ताकि कोई एसेट क्लास ऊपर रहे तो तब कोई दूसरी। मान लेते हैं कि मेरा स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहा है, उस दौरान हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, हो सकता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है तब बिटकॉइन नीचे आ जाए। कोई चीज़ ऊपर चाहिए मुझे, कोई नीचे चाहिए, ताकि मैं कुछ बेचूँ और कुछ खरीदूँ। इसलिए मुझे इस तरह की 3 ईटीएफ का मैं वेट कर रहा हूँ, है ना? किसी दिन कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इस बात को समझे कि करेंसी ईटीएफ, बिटकॉइन का ईटीएफ और रियल एस्टेट का ईटीएफ। रियल एस्टेट का कोई अभी म्यूचुअल फंड भी नहीं है, करेंसी का भी कोई म्यूचुअल फंड नहीं है और बिटकॉइन का भी म्यूचुअल, इंडिया में ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इनके म्यूचुअल फंड भी आए, ईटीएफ भी आए, है ना? तो ये तीनों का मैं वेट कर रहा हूँ, ये मेरा बिलीव है। आप लोग भी अगर वेट कर रहे हो इन ईटीएफ्स का तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि किस लिए आपको ये ईटीएफ चाहिए, राइट? और एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारी 2 स्ट्रेटजी सुपर शॉप जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, सॉरी पिछले 1 साल से कर रहा हूँ सुपर शॉप को, 2 साल से मैं मार्केट में हूँ, 1 साल से सुपर शॉप कर रहा हूँ। और एक नई स्ट्रेटजी सुपर एसआईपी, जिसको मैं 3 महीने से मेरे अकाउंट में कर रहा हूँ और पहले से भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी 5-6 महीने से, पर मैं 3 महीने से इसके एक फाइनल वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का हो गया इसमें सिस्टम मेरा। तो इन दोनों के वीडियो हैं, देखो। आपको हमारी सीट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, ईमेल कीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूँ मैं इस चैनल के, वहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, तो वहाँ पर भी मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूँगा, राइट? थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।